नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं डॉक्टर पवन तिवारी और आज मैं आपके सामने लेकर रूबरू हुआ हूं हिंदी प्रैक्टिस सेट 1। यह प्रैक्टिस सेट न केवल टेट, सीटेट, सुपर टेट के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा, बल्कि टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी आदि की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट के अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ल का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन नंबर ए है दंत्य, बी है ओष्ठ्य, सी है तालव्य और डी है कंठ। इसमें आपका सही जवाब है दंत्य। विकल्प ए आपका इसमें सही है। ल का उच्चारण स्थान क्या है? दंत्य है। दंत्य का मतलब समझ रहे हैं ना? ल का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा ऊपर के दांत के पास जाकर के टकराती है, इसी वजह से ल को हम क्या कहते हैं? दंत्य कहते हैं। तो अगर कभी बात की जाए कि दंत्य व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो दंत्य व्यंजन आपके 7 हैं। कौन कौन से? त, थ, द, ध, न, ल और स। ये 7 आपके दंत्य व्यंजन हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ल को पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है। कौन सा व्यंजन कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन भी इसे कहा जाता है। पार्श्विक व्यंजन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण करते समय हमारे जिह्वा के दोनों बगलों से वायु निकलती है। पार्श्व का अर्थ होता है बगल, तो इसका उच्चारण करते समय हमारे जिह्वा के दोनों बगलों से वायु निकलती है, इसीलिए हम ल को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? विकल्प ए है 3, बी है 4, सी है 5 और विकल्प डी है 6। इसमें आपका सही जवाब है 3। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ये कौन कौन से भेद हैं? पहला है रूढ़ संज्ञा, दूसरा है यौगिक संज्ञा और तीसरा है योग रूढ़ संज्ञा। जी हाँ, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति किसकी कृति है? विकल्प ए है सुमित्रानंदन पंत, बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी है महादेवी वर्मा और डी है जयशंकर प्रसाद। इसमें आपका सही विकल्प है बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सरोज स्मृति निराला जी के द्वारा लिखा गया एक शोक गीत है, जिसे इन्होंने 1935 ईस्वी में लिखा था। सरोज स्मृति इन्होंने कब लिखा था? 1935 ईस्वी में लिखा था। और इसकी और विशेष बात यह है कि दुनिया का यह इकलौता ऐसा काव्य ग्रंथ है जिसमें एक बाप ने अपने बेटी के बारे में नख से सिख तक का वर्णन किया है। यह अपने आप में अनूठा शोक गीत है, जिसे निराला जी ने बहुत ही सामान्य भाषा में लिखा है, जिसमें क्या कहते हैं आप, शोक का भाव कम बल्कि वर्णन का भाव ज्यादा मिलता है। निराला की पुत्री सरोज 18 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था और उन्हीं की स्मृति में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने सरोज स्मृति नामक शोक ग्रंथ लिख दिया। यह एक लंबी कविता है, यह ध्यान रखिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? ऑप्शन नंबर ए है 7, बी है 6, सी है 5 और डी है 2। गुणवाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं। इसमें आपका विकल्प सही क्या है? ए सही है। गुणवाचक विशेषण के विद्वानों ने 7 भेद स्वीकार किए हैं। वास्तव में गुणवाचक विशेषण की अगर हम बात करें तो गुणवाचक विशेषण के मूलतः 10 भेद हमको मिलते हैं।
लेकिन इनमें केवल 7 ही विद्वान मानते हैं। अगर कभी भी परीक्षा में पूछा जाए गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आपका जवाब 7 ही होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मुझे 4 गज जमीन चाहिए, इस वाक्य में 4 गज क्या है? विकल्प ए है संख्यावाचक विशेषण, बी है गुणवाचक विशेषण, सी है परिमाणवाचक विशेषण और डी है सार्वनामिक विशेषण। इसमें आपका सही विकल्प है, इसमें आपका सही विकल्प है सी परिमाणवाचक विशेषण। जी हां, कभी भी याद रखिए, अगर इकाई बोधक शब्द संख्यावाची विशेषण के साथ जुड़े रहते हैं तो वो परिमाणवाचक विशेषण हो जाते हैं। इकाई बोधक का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे गज, बीघा, दर्जन, किलो, मीटर, लीटर, ये सब इकाई बोधक शब्द हैं। और ऐसे इकाई बोधक शब्द अगर किसी संख्यावाची विशेषण के तुरंत बाद आते हैं तो वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है। क्योंकि 4 यहां पर निश्चित संख्या है और गज इकाई बोधक शब्द है, और इस वजह से यहां पर यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। विकल्प सी आपका यहां पर सही। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वह धीरे धीरे सफलता के मार्ग पर बढ़ रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? विकल्प ए है क्रिया विशेषण, बी है प्रविशेषण, सी है क्रिया और डी है समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें आपका सही जवाब है क्रिया विशेषण। विकल्प ए आपका इसमें सही है, क्योंकि धीरे धीरे यहां पर मार्ग पर बढ़ने की विशेषता है। धीरे धीरे यहां पर किसकी विशेषता है? बढ़ने की। तो इस नाते से यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। मैं ही कल तुमसे मिला था, इस वाक्य में निपात है। विकल्प ए है मैं, बी है ही, सी है कल और डी है मिला था। इसमें सही जवाब है आपका ही। आप जानते हैं निपात 9 प्रकार के होते हैं। निपात कहते किसे हैं? निपात वे शब्द हैं जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर के उस वाक्य को प्रभावशाली बना देते हैं। जो 9 प्रकार के आपके निपात हैं, उन निपातों में एक निपात है आपका सीमा बोधक या बलदायक निपात। कौन सा निपात है? सीमा बोधक या बलदायक निपात। सीमा बोधक या बलदायक निपात के अंतर्गत क्या क्या आता है वो मैं आपको बता दूं। ही तो, केवल, मात्र, सिर्फ, तक, भी, भर, ये सब जो है किसके अंतर्गत आते हैं? सीमा बोधक या बलदायक निपात के अंतर्गत। और आप देख सकते हैं कि इसमें ही आपका सीमा बोधक या बलदायक निपात है, इसलिए विकल्प बी इसमें क्या है? निपात है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में सूर्य पर्यायवाची नहीं है, सूर्य का पर्यायवाची इसमें नहीं है। विकल्प ए है मार्तंड, बी है भास्कर, सी है रवि और डी है शशि शेखर। इसमें सही विकल्प है आपका डी शशि शेखर। जी हां, क्योंकि मार्तंड का अर्थ भी सूर्य होता है, भास्कर का अर्थ भी सूर्य होता है, रवि का अर्थ भी सूर्य होता है, लेकिन शशि शेखर किसे कहा जाता है? भगवान महादेव को कहा जाता है, शिव जी को कहा जाता है। इसलिए विकल्प डी आपका यहां पर सही है, जो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महादेवी वर्मा को किस सन में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया? ऑप्शन ए है आपका 1982, बी है 1983, सी है 1984 और डी है 1985। महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था और 1982 ईस्वी में उन्हें उनकी ख्यातिलब्ध कृति यामा, किस पर? यामा पर 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। महादेवी वर्मा की समस्त प्रसिद्ध कविताओं का संग्रह है यामा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह घोड़ा बहुत सुंदर है, इस वाक्य में यह क्या है? मैंने आपको बताया है
फिलहाल विकल्प पर एक बार ध्यान दे देते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण, और डी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैंने आपको बताया है और कई बार बताया है कि अगर यह वह ये वे के तुरंत बाद कोई जातिवाचक संज्ञा आए और उसके बाद फिर कोई विशेषण आए, संज्ञा आए, क्रिया आए या कोई पद आए, तो यह वह ये वे सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं, जबकि उनके साथ प्रयुक्त जातिवाचक संज्ञा विशेष्य बन जाती है। तो आप देख सकते हैं यह घोड़ा की विशेषता है, तो यहां पर यह सार्वनामिक विशेषण होगा। और इधर आप देखिए सुंदर शब्द आया हुआ है, घोड़ा जातिवाचक संज्ञा है, तो यह घोड़ा, घोड़ा की विशेषता यह है और यह सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा यहां पर। और यहां पर घोड़ा क्या होगा, विशेष्य होगा। बहुत आपका यहां पर प्रविशेषण है क्योंकि यह सुंदर की विशेषता है और सुंदर यहां पर गुणवाचक विशेषण है। तो चूंकि यह घोड़ा है तो यह, इसे ध्यान दीजिएगा, संकेतवाची विशेषण भी कहा जाता है। तो यह घोड़े की तरफ संकेत कर रहा है, तो चाहे आप इसको संकेतवाचक विशेषण कहिए, चाहे इसको सार्वनामिक विशेषण कहिए, फिलहाल यह यहां पर सार्वनामिक विशेषण है, जबकि घोड़ा विशेष्य है, बहुत प्रविशेषण है और सुंदर यहां पर गुणवाचक विशेषण है। तो इस तरह से विकल्प सी आपका यहां पर सही है। और इसी के साथ आज इस प्रैक्टिस सेट के हमारे प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। बहुत जल्द हम अपने दूसरे वीडियो के साथ आपसे फिर से मुखातिब होंगे, आपके सामने होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। दैट्स ऑल, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।